अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। यकीनन आपको पहली बारी जो दो किस्तें हमारी गुजर चुकी हैं वो बहुत पसंद आई होंगी और इसके आगे वाला नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने बकाया हिस्से की तरफ। कमरा काफ़ी वसी व अर्ज और खूबसूरत था। जो चीज़ जिया को वहाँ चुभी थी वो एशट्रे थी। फातिह वाकई सिगरेट नोशी करता था। जिया घर में सिर्फ आसम ही था जो इस तरह के शौक पाले हुआ था। एक बुक रेक्स था जिसके फर्श बाकी फर्श से नहीं मिल रहा था। अभी वो कमरे के एक दफा फिर से जायजा ले रही थी कि दरवाजा दब से खुला। फातिह तेज से कदम उठाता हुआ आया और ड्रेसिंग रूम में बढ़ गया। जिया को बैठे मजीद 5 मिनट गुजरे थे कि फातिह बाहर निकला। वो इसके सर पर आ खड़ा हुआ। उठो, फातिह ने खोलते हुए लहजे में कहा। जिया ने एक नजर अपने मजाजी खिताब की तरफ देखा। सुना नहीं। जिया उठो, फातिह एक दफा फिर बोला। अब की दफा इसने अपना लहजा जरा धीमा रखना चाहा। जिया अपना लहंगा संभालती हुई उठी थी। फातिह अब ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? जिया ने किसी तरह हिम्मत करके पूछ लिया था। तो तुम ही बताओ जिया, अर्थ कैसे बात करनी चाहिए मुझे तुमसे? फातिह लहंगा पकड़ी जिया की तरफ 2 कदम बढ़कर बोला। जिया 2 कदम पीछे को खिसकी। फातिह, आप मुझ से ऐसे पेश नहीं आ सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। जिया ने न जाने कितनी डरी थी ये अल्फाज मुंह पर लाते हुए। अच्छा, बीवी हो तुम मेरी? मैं कौन हूँ? इतनी जल्दी मुझे तुम भूल गई नहीं तो नहीं सकती। जरा याद करो मैं कौन हूँ। जिया अर्तगल। फातिह इस पर दाड़ा था। आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। कॉलेज में छी मुछुइयाँ छिड़ी थी, याद है? जिया ने फातिह की बात पर इसकी आंखों में देखा। क्या नजर नहीं आया था इसे? बहुत कुछ, लेकिन मोहब्बत मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं थी इन हील्स आंखों में। वो फातिह हैं? फातिह राना? जिया ने बेयकीनी के आलम में फातिह से पूछा। तुम शुरू से ही ऐसी हो या ड्रामे करने का कोई नया शोशा पाला है? हाँ, फातिह इसी बात पर तेश में आ गया था। जिया तो वाकई इस सब से बेखबर थी। जिया एक तरफ खुश हुई थी कि कच्ची उम्र की पकी मोहब्बत को इसे का हासिल हसूल हो गया था। वही फातिह की मोहब्बत का भी दुख हुआ। जिया को आरफा की बात याद आई। फातिह का शिवाना के साथ क्या मस्त स्कैंडल बना था। याद आया कि नहीं? फातिह ने इसकी चूड़ियों से भरा हाथ पकड़कर कहा। चूड़ियां खन खन करती टूटती गई। जमीन पर लाल चूड़ियां के टुकड़े और खून के कतरे भी लाल कारपेट को मजीद लाल कर गए थे। फातिह, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। जिया ने हाथ छुड़ाया था। जानते बूझते भी तुमने सब कुछ किया। तुम जानती थी कि शिवाना के अलावा मैं किसी को नहीं चाहता। मगर जिया, तुमने किस बदले की आस में बैठी थी? फातिहा आई सोए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखों में नीमी दौड़ आई थी। फातिह ने हाथ मजीद मजीद से मजबूती से थामा। दर्द से वो कड़ाहा उठी थी। इसने अपनी नील आंखों लिए फातिह की आंखों में देखा। आज भी तो वो आंखें इतनी ही खूबसूरत थी जितनी इसने पहले दिन देखी थी। लेकिन फातिह अब वो फातिह ना रहा था। वो हंसता मुस्कुराता फातिह तो कहीं गुम हो गया था। पीछे एक सख्त मिजाज कड़वा फातिह को छोड़ आज भी इसकी इनकी आंखों की खूबसूरती के बताब ना ला सका। वो इसका हाथ छोड़ दिया। जिया अपने हाथ के छूटती ही जमीन पर गिर गई थी। फातिह ने नजरें चुराते हुए कहा। मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों मेरे गले का तोप बनी बैठी हो? मगर मुझे मुझे तो आपसे मोहब्बत है। फातिह, खुदा के लिए ऐसा ना करें। रोती से सकती जिया ने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे ना तुम्हारी मोहब्बत की ना तुम्हारी ज़रूरत है। प्रिय, बेहतर होगा मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। फातिह ने बेदर्दी से ज़मीन पर दुल्हन बनी जिया को ठोकर मारकर कहा। वो दर्द से कड़ाई थी। जिया एक तरफ सजदे की सी हालत में हाथों पर गिर गई थी। तुम बहुत जल्द इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। अगर चाहो तो कल ही खुला ले लो। मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि मम्मा की वजह से तुम्हें मैं तलाक तो नहीं दे सकता। खुला लेने में जितनी देर करोगी जिंदगी इतनी ही जहन्नम बनती जाएगी। फातिह ने जिया के बालों को मिट्टी में बढ़ते हुए कहा। फातिह ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया और कमरे से बाहर निकाल दिया। जिया क्या क्या सोच कर बैठी थी और ये क्या हो गया था? इसने दरवाज़ा ना खटखटाया क्योंकि प्लेस में बत्तियां बुझा दी की थी। तमाम मेहमान नींद की वादी में गुम हो चुके थे। थकावट इतनी हो चुकी थी। नींद तो जिया को भी बहुत आ रही थी। इधर उधर देखा मगर कुछ समझ ना आया। पहली दफ़ा जो यहाँ पर आई थी अपने कमरे के साथ एक और दरवाज़ा देखा, वहीं दाखिल होगी। आगे पीछे तो वो कमरे लॉक होते थे, मगर आज ना जाने क्यों खुला था। शायद इसी के लिए खोला था। जिया लहंगा संभालती रोती हुई कमरे में बढ़ गई। कमरे की सजावट सुबह से स्टडी रूम वालों भर हुआ था। वो किसी कुर्सी पर बैठी टेबल पर फातिह को नमेल की तस्वीर पड़ी थी। आंखें मोती बहाने में मजबूर थी। बेदर्दी से अपनी आंखें खुश की, फिर अपने जेवरात को बेदर्दी से उतारने लगी। हुमायूं जान को धोखा दिया गया। मेरी नानू की आंखों में धूल झोंकी गई। अगर फातिह ने तलाक दे दी तो आसम भाई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूर्य ममानी तो वैसे ही इस रिश्ते से बहुत नाखुश थी। अब मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। सब दर बंद होने पर है। बाबा जानी आप क्यों चलेगी? क्यों चलेगी बाबा? मामा, आपकी जरूरत है मुझे। बाबा जानी। जिया रोते रोते ना जाने कब टेबल पर सर रखे सो गई थी।
फातिक मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। मलाल था जो इसने जिया के साथ किया, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर था। वह एक एक हकीकत तो इसने अपनी माँ को बता दी थी, तो इन्होंने जिया की जिंदगी क्यों बर्बाद की थी। अचानक जिया की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, बाबा जानी। वो बलक कर अपनी जगह से उठा। या मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों इसकी आंसुओं से फर्क पड़ रहा है। नहीं, मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है, तुम मेरी हो या ना हो, हासिल तुम्हें मैं करके ही रहूँगा। शेवाना सिगरेट का एक और कश लेते हुए फातिक ने खुद से कहा। जन्नत बेगम सो फजर के वक्त उठते ही फातिह की कमरी तर पड़ी थी। इन्हें फातिह से किसी अच्छे की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो फातिह की माजी से अच्छे से आगाह थी। दरवाजे के पास से गई, दरवाजे का लॉक खुला था, जो शायद रात फातिह गलती से खोल बैठा था। लॉक खुला देखकर इनकी दिमाग में खतरे की घंटी बजी। दरवाजा आस्ते से खोल कर अंदर दाखिल हुई। वो सिर्फ इतना सोच बैठी थी कि जिया सोफे पर लेटी होगी, मगर जिया तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। कमरे में तम्बाकू की बू फैली हुई थी। फातिह बेड पर अकेले ही लेटा हुआ था। जिया ने वॉशरूम में ना थी ना ड्रेसिंग रूम में। फातिह को उठाना मुनासिब न समझा, क्योंकि वह जिया के मुताबिक कोई बात ही नहीं करेगा। इसी का अंदाजा तो रात को ही होकर कर लिया था। वो पूरे घर में दबे दबे कदमों के साथ जिया को ढूंढ रही थी। सारे घर को छान मारा, कहीं वो वापस ही तो नहीं चलेगी। जन्नत बेगम ने खुद से सवाल किया। नहीं नहीं, वो इतनी बहादुर तो थी ही। जन्नत बेगम एक दफ़ा फिर फातिह के कमरे की तरफ बढ़ी। एक उम्मीद के साथ अचानक कुछ गिरने की आवाज़ फातिह के स्टडी रूम से आई। जन्नत बेगम स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खिलाफ मामूल खुला था। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची जिया दुल्हन बनी कुर्सी से नीचे गिरी थी। जन्नत बेगम इसकी तरफ लपकी। जिया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। जिया मेरी जान, उठो उठो बेटा यहाँ से। जिया जन्नत बेगम की आवाज़ पर बौखलाकर उठी। जी जी ममानी जान। अब अपने आगे जन्नत बेगम को देखकर जान में जान आई। उठो बेटा, इधर क्यों सो रही हो, उठो। जिया को बाजू में से उठाते हुए इन्होंने कहा। वो जिया इससे आगे कुछ ना कहने की कंडीशन में नहीं थी। जन्नत बेगम सब कुछ समझ चुकी थी। जिया को उठाया और स्टडी रूम का दरवाज़ा जो फातिह के रूम में ही खुलता था खोलकर जिया को वहां ले आई। अलमारी में से एक सूट निकाल कर दिया और थमथमाते हुए कहा, बेटा बदल लाओ कपड़े। जिया जब चाप बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदल कर वो बाथरूम से बाहर निकली। बेटा थोड़ी देर यहाँ लेट कर आराम कर लो, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। जिया फिर से इनके हुक्म की वजह लाती हुई फातिह के साथ लेट गई। इसका दिल ही नहीं किया कि वह इसकी पूछती कि क्या फातिह ने ये सब इसके साथ क्यों किया। ये सब फातिह के यहाँ तकरीबन 9 बजे खुली। जिया का वजूद साथ पाते हुए तब ना उठा, मगर इसे उठाया नहीं। बाथरूम का दरवाज़ा भटकते हुए बंद किया इसने, जिस पर जिया की नींद टूटी, मगर इसने करब से आंखें फिर मूंद ली। बहुत कुछ टूटा था इसके अंदर। फातिह वाशरूम से बाहर निकला। वह शुरू होने ही वाला था कि जन्नत बेगम कमरे में दाखिल हुई। जिया बेटा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुम फातिह मेरे साथ आओ। जी मामा। अपनी माँ की इज्जत में तो इसने कभी कमी नहीं की थी। फातिह की क्या हरकत है, इस बच्ची को क्यों निकाला तुमने कमरे में से, ना जाने कैसे गुजरी होगी रात। इसने जन्नत बेगम इस पर आग बगोला हुई थी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, शादी की है तो भुगते। मैंने गन पॉइंट पर तो नहीं निकाह पढ़वाया। फातिह ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हारी इज्जत है, वो मलकियत नहीं है। नीचे मेहमान आए हुए हैं, इन सब के साथ तमीज से पेश आना, और कम अज कम इनके सामने इससे तमीज से पेश आना। ले जाकर तो दर्श था। ये कहकर वो रुकी नहीं, मेहमानों के पास चली गई। जिया और फातिह का कमरा दूसरे फ्लोर पर था। जिया वाशरूम से बाहर निकली तो फातिह रूम में नहीं था। इसने सुख का सांस लिया और फिर शीशे के सामने आई, बाल सुखाकर इनमें ब्रश करने लगी। इसे बहुत अफसोस हो रहा था, इसने किसी की मोहब्बत को अपना बना लिया था। बेशक वो अनजान थी, लेकिन गलती इसकी ही थी। इसने लाल रंग की ऊंची सी कुर्ती पहन रखी थी, साथ में दो लेप ट्राउजर और दुपट्टे को एक शाने पर लटकाया होता। कल जितना रूप इस पे आया था, आज सारा बग से उड़ गया था। बहरहाल बालों को कर्ड करके नीचे आ गई। इसके जाने के फातिह स्टडी रूम में से निकला और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। इसे अपने कमरे में लेडीज परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा मालूम हो रही थी, लेकिन वो मुज़ब्बत किए हुए बैठा था। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। तमाम औरतें इसे ये एक की दुआ दे रही थी। जिया को ये दुआ मुंह में तमाचा मालूम हो रही थी। इसका ख्याल था कि सबको पता है कि बिल्ली का बकरा कौन है, और जो बिल्ली का बकरा है, इस पर छुरी चलाकर पूछा गया है। बेटा ब्यूटिशियन आ गई है, जाकर तैयार हो जा, फिर निकलना है हमें। जाओ शाबाश। में जन्नत बेगम ने जिया को एनी और चंदा और लड़कियों के साथ बैठता देखा तो बोली। जिया न जाने क्यों जन्नत बेगम पर तरस आ रहा था, जैसे वो किसी ऐसे काम के लिए राजी हो गई थी जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। जिया उठी और अपने कमरे में चली गई। इसी कमरे में आते ही फातिह तेज से कदम लेता हुआ बाहर निकल गया। इसके जाते ही ब्यूटिशियन अंदर आई और जिया को रिसेप्शन के लिए तैयार करने लगी। फातिक भी तैयार हो चुका था। ब्यूटिशियन अपना काम करके जा चुकी थी। वो अपने रूम में अपने आवाज लेने आया और कमरे में दाखिल हुआ तो जिया शीशे के सामने बैठी थी। एक नज़र इस पर डाली, दिल से आवाज आई माशाल्लाह, मगर जबान से रुगलें थे, बाज ना आई। बड़ी डीठ हो तुम वैसे, मान गए तुम्हें जिया। एक जहन्नम से निकल कर दूसरे जहन्नम में आ रही हो, तुम्हारा वैसे वाकई कोई सानी नहीं। फातिक ने इसके पास आकर बोला। जिया ने शीशे में से इसको देखा। वो जिया को ही देख रहा था। आंखों में रात से ज्यादा लहू दौड़ रहा था। जिया ने फौरन नजरें झुका ली।
चलें भाभी। एनी की आवाज़ दरवाजे के इस पार से आई वो दरवाज़ा खोलती हुई समंदर दाखिल हुई। ओ एम जी भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एनी ने भागते हुए आकर उसी जोड़े में मौजूद इस जियो को गले लगा लिया। नेमल आ जाओ यार, अम्मा बुला रही हैं। चलें, फातिह ने लाड से नेमल को कहा तो वो बोली, ना भाई, हम तो अपनी भाभी के बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, फातिह ने मुस्कुराते हुए आंखें छोटी करते हुए कहा। हाँ भाई, यही बात है, आप पराए हो गए हैं भाई। भाभी ब्रांड न्यू है। नेमल ने अपने शानों तक आते बालों को झटते हुए कहा। इसकी बात पर जिया मुस्कुरा दी। जन्नत बेगम कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों मुस्कुरा रहे थे। जन्नत बेगम बोली, चलो जिया बच्चे चलें। फातिह नेमल का हाथ पकड़ के नीचे आ गई। जिया, जन्नत बेगम और नम्मल की 2-3 और कजन के साथ गाड़ी तक आ गई। जिया ब्राइडल रूम में बैठी थी। फरहा बेगम बल्किस बेगम सीधा वहीं पर आई। इनके पीछे रेमना भी चली आई। फरहा बेगम आकर उससे गले लगा लिया। वो जो काफी देर से एक कंधा तलाश कर रही थी। फरहा बेगम गला पाकर कमजोर पड़ गई और रो दी। मानी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिया ने सरगोशी के अंदाज में फरहा के कान में कहा। और इन दोनों ने तहलिया मांगी लिया। हाँ मेरी जान, बोलो क्या बात है। फरहा बेगम जानते बूझते हुए भी झूठ बोल रही थी। मानी जान, हमें धोखा दिया गया है। फातिह किसी और से मोहब्बत करते हैं। वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। इसकी बात फरहा बेगम ने सर्द आह भरी और शर्मिंदा सी इसे नजरें बनाई। जिया ने जब इनको इस तरह नजरें चलाते देखो तो सब समझ गई। ममानी जान कह दिया कि ये झूठ है, कि आपको ये सब मालूम था। फरहा बेगम बोली, बेटा मेरी बात सुने, मेरे यकीन करो, मैं ये बात जानती थी, मगर क्या ममानी जान, मेरी जिंदगी से खेलने में आपको मजा आ रहा है। ममानी जान, कितनी ही ऐसी दुल्हनें होंगी जो अपनी पहली रात कुर्सी पर सोकर गुजारती होंगी। जिया दर्द के साथ दाढ़ी थी। जिया बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर इस वक्त तुम्हारी खुशी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। जन्नत मुझे फातिह के बारे में सब कुछ सच बताया था, मगर मैं तुम्हें वो सब न बता सकी। बस ममानी जावा, मुझे यकीन हो गया कि आपने मुझे सूर्य ममानी की तरह मुझे पराया बोझ समझा। जिया ने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा। जन्नत बेगम वहीं से ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। वह सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। जिया चलो, स्टेज पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जन्नत बेगम ने फरहा बेगम को इनकी गुफ्तगू मज़ीद लम्बा करने से रोका और बाद में जिया से इस सब के लिए मुताल्लिक़ खुद बात करने की यकीन दहानी कराई। जिया स्टेज पर फातिह के साथ बैठी थी। न जाने कहाँ से एक बला आई और इनके पास आकर बैठ गई। ये बला कोई और नहीं थी बल्कि वो बला थी जिसने जिया की जिंदगी अजीरन कर रखी थी और अब मजीद अजीरन करने जा रही थी। हेलो, क्या हाल है? गर्मों का चेहरा काफी उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्यों है जैसे तुम दोनों को जबरदस्ती बिठाया हुआ है। बिला मुंह से फातिह से ज्यादा जहर घोल चुकी थी। इसकी बात सुनते ही जिया बोली, बहुत खुश हैं हम। फातिह इसी बात पर कुछ न बोला। शेबाना बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मेरे एक इशारे की मोहताज है। जिया गुस्से से बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? शेबाना बोली, फातिह मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम जिया को इसी वक्त ला दो। फातिह जिसकी मोहब्बत जज्बे लुटा रही थी फौरन बोला, मैं तैयार हूँ। जिया की आंखों में से एक मोती बहकर गया और मेरा और फातिह का रिश्ता इस कदर कमजोर है। दिल में एक बात आई। फातिह के बाद शबाना ने जफर जिया की तरफ देखा, जिस पर जिया का सर शर्म से झुक जाने को था, लेकिन वह शबाना से झुकने ये बात तो किसी सूरत कबूल न थी। से जिया की आंख मोती कोई देख चुका था और साथ ही शबाना का वजूद भी। शबाना इस सोफे पर जाकर पास बैठ गई। फातिह बोला, तो क्या तुम राजी हो? इस वक्त भी शबाना से मुखातिब था। जिया ने फातिह का बाजू अपने हाथ में से थामा जिस पर कल इसका नाम की मेहंदी लगी थी। फातिह इससे ज्यादा वो बोल ही ना पाई क्योंकि फातिह फौरन बोला, सेट ऑन यू लिमिट्स। एक एक बाजाफ चबाकर फातिह ने बताया। जन्नत भी स्टेज की तरफ लगी क्योंकि वो जानती थी कि शबाना का वजूद जिया और फातिह के पास किस कदर खतरनाक था। जन्नत बेगम स्टेज पर आकर शबाना से मुहात हुए, बेटा मेहमान इधर बैठे हैं। लहजे में जनेबियत और दशी वालिया थी। आंटी मैं तो इधर ही जा रही थी, लेकिन आप फिक्र न करें, आपकी बहू की जिंदगी तबाह करने का बेड़ा मैंने उठा लिया। सो जस्ट वाच, आपकी उम्र नहीं है मेरे साथ दुश्मनी पालने की। शबाना ये बात जन्नत बेगम के कान में कहकर गई थी। एक एक वो फौरन टेबल्स की तरफ चल दी। पीछे जी अपनी किस्मत को कोसने बनाने रही थी, मगर इसे इस बात की तशवीश ज्यादा थी कि फातिह तो बिल्कुल भी इस किस्म का नहीं था। इतना जिंदा दिल लड़का भला इतना करक कैसे हो सकता था? आंटी खुदा के लिए आपको आपके अल्लाह का वास्ते मुझे सब सच बताएं, मुझे डर है मैं कहीं मर न जाऊं। जिया रोती हुई हाथ जोड़कर जन्नत बेगम से बेड पर बैठी इल्तिजा कर रही थी। रिसेप्शन के बाद फातिह घर आया ही नहीं। जिया अपने कमरे में चेंज किए बैठी रो रही थी जब जन्नत इसके कमरे में आई। बेटा मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी, लेकिन तुम वादा करो मेरे साथ दोगी। जी इनकी बातों में खामोश रही, जिसका मतलब वह राजी थी। जन्नत बेगम ने इसके आंसू साफ किए और बोली, बेटा ये इस वक्त की बात है जब तुम लोग कॉलेज में थे। फातिह सेकंड ईयर में था, इसका इंटर कंप्लीट होने वाला था, लास्ट मंथ था। इसने मुझसे आकर कहा, मम्मा मैं किसी को लाइक करता हूँ। पहले तो मैंने इससे यही कहा कि बेटा तुम जब अपने पाँव पर खड़े हो जाओ तब हम इस बारे में बात करेंगे। इस दिन के बाद इसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की।
پیپرز کے دوران اور پیپرز کے بعد بھی میں نے اس کے رویے میں بہت کچھ نوٹ کیا. وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا. بات بات غصے میں توڑ پھوڑ. میں نے اس بارے میں فاتح کے دوست ابراہیم سے بات کی. دونوں ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے تھے تو اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ فاتح شیوانا کو دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں. وہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے. بیٹا مجھے فاتح سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے. اس کے بابا کا انتقال کا بالکل ہی ہمتیں توڑ بیٹھا تھا. فاتح کو سنبھالنے والا اب کوئی نہیں تھا. دن ہی کوٹ سلیکٹ آف فار ISI ٹریننگ کے دوران وہ قدرے سخت مزاج کا ہو گیا. فاتح تو ہنسنا بھی شاید بھول چکا تھا. اس وقت مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا. میں شیوانا کے گھر فاتح کا رشتہ لے کر گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فاتح کس سے بول نہیں پائے گا. اور سچی محبتیں کہاں ختم ہوتی ہیں. مجھے شیوانا سے امید تھی کہ وہ بھی فاتح کو اسی طرح پسند کرتی ہوگی. بٹ جب میں رشتہ لے کر گئی تو تب پتہ چلا کہ شیوانا وائس چیٹنگ. وہ تو صرف فاتح کو یوز کر رہی تھی. صرف وقتی چاہت اور بدلے کے لیے. نہ جانے کس چیز کا انتقام لے رہی تھی وہ فاتح سے. مجھے تب پتہ چلا کہ شیوانا کی شادی ہو چکی ہے اس کی کزن دانیال سے. فاتح جو بڑی آس لگائے بیٹھا تھا اس کی شادی کی بات سن کر بالکل ہی ختم ہو گیا. اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. ایک دن نمل نے اپنی پرانی تصویریں نکالی. اس میں اسپورٹ فیسٹیول کی تصویریں تھیں جو فاتح کے سیکنڈ ایئر میں ہوا تھا. ایک تصویر میں تم بھی تھی. اپنی کسی دوست سے تم بات کر رہی تھی. نمل نے وہ تصویر چوری کھینچی تھی. میں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو اس وقت اس نے تمہارے متعلق ہونے والی فاتح سے گفتگو کا ذکر کیا جس پر مجھے بھی ایک امید جاگی اپنے پرانے فاتح کا ہنستا کھیلتا چہرہ ایک دفعہ پھر دیکھنے کی. میں نے تمہاری تلاش کا ذمہ کسی پر لگایا لیکن مجھے تم کہیں نہ ملی. بیٹا فاتح کو اس سب کی وینگ بھی پڑی کہ میں اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھ رہی ہوں تو اس نے مجھے عمرے پر بھیج دیا. بیٹا دیکھو میری خوش نصیبی اللہ کے گھر میں تمہیں مانگنے کی تھی اور اللہ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. فرح کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا. وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھی. تب میں نے فاتح کے متعلق اس سے بات کی کہ اس نے فاتح کو دیکھے اور اس سے ملنے کی شرط رکھی. میں نے جان بوجھ کر فاتح کو ایئرپورٹ پر بلایا. وہاں پر تم بھی اتفاق سے آ گئی. بیٹا تمہاری حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کسی طرح فاتح کو تم سے شادی کے لیے منا لیا. اس دن جب تمہاری کزن نے سب کے سامنے تمہیں مارا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. بیٹی کی ماں ہو جس کے ساتھ خود یہ سب ہو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے. بیٹا تھوڑی سی محنت ہے. میرا فاتح صرف تمہیں ہی مجھے لوٹا سکتی ہو. میں تم سے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی بھیک مانگتی ہوں. مجھے مایوس نہ کرنا. فاتح کو صرف تم بدل سکتی ہو بیٹا. میرا یقین کرو. جنت بیگم بےبسی سے رو دی. آنٹی بس مجھے مزید شرمندہ نہ کریں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی. جی نے فوراً ان کے ہاتھ کھولے تو یہ سارا جمیلے شیوانا بی بی کے ڈالے ہوئے ہیں. میں بھی کہوں فاتح تو ایسے تھے ہی نہیں جیسے ہو گئے ہیں. یقین کوئی نئی چال چلی ہوگی اس شیوانا نے. اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ ہی عائشہ نے شیوانا کے متعلق بلکہ عارفی نے بھی شیوانا کے متعلق اتنا ڈرایا تھا لیکن نہیں جیا. فاتح اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہارا ہے. کسی شیوانا وغیرہ کا نہیں. ان پر کوئی حق نہیں. اب تو کیا ہوا اگر انہیں تم سے محبت نہیں. تمہیں تو ان سے بے پناہ محبت ہے. اس نے جنت بیگم کے جانے کے بعد خود سے ہلکامی کی. اب اس نے عہد کر لیا کہ فاتح کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہے گی. ولیمے کی رات فاتح گھر ہی نہیں آیا. اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. تمام مہمان جا چکے تھے. اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک دفعہ پھر لیڈیز پرفیوم کی مہک ناک سے ٹکرائی ہے. ابھی تک یہی ہے اس نے دل میں سوچا. اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تو وہاں پر جیا کا سوتا ہوا بے ہنگامہ وجود دیکھا. بال کھلے چھوڑے تھے اس لیے چہرے پر آ رہے تھے. اس کے سراپے کو دیکھ کر اس نے نظریں چڑھائی. جیا پوری دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف تھی. اسے اپنی نیند سے پیارا کچھ نہیں تھا. فاتح ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. کپڑے تبدیل کیے واپس بیڈ کی طرف آیا. جیا جاگ چکی تھی کیونکہ فاتح نے دروازہ ہی اتنی نرمی سے بند کیا تھا. جیا بیٹا گیٹ دا مشن سٹارٹ. مشن فاتح کو گلٹ فیل کرانا. سٹارٹ دل میں سوچ کر غلطی سے اپنا موبائل پکڑ لیا. موبائل پر ٹک ٹک سٹارٹ کر دی. فاتح جب باہر نکلا تو موبائل پر مصروف ہو چکی تھی. آ کر اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا کہ اٹھو. جیا اسے باور کروا رہی تھی کہ اس نے سنا ہی نہیں. اٹھو. دوسری دفعہ قدرے دشی سے کہا. کچھ کہا آپ نے؟ جیا نے کان میں سے وائرلیس نکال کر کہا. معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ بولی. فاتح اس کی ہمت کو دیکھ کر پل بھر کے لیے حیرت میں ڈوبا. پھر بولا اترو. وہ بولی کیوں؟ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے. فاتح پھر سے ڈاڑا تھا. میرا بھی ہے. آپ ادھر لیٹ جائیں. جیا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. لاپرواہی سے کہتی ہوئے جیا اپنے بالوں کو جڑا بنانے لگی. موبائل گود میں پڑا تھا. فاتح اس کی ہمت پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا مگر اب اسے یاد تھی تو وہ ایسی ہی تو تھی. وہ فاتح نے جیا کی گود میں سے موبائل پکڑا اور اٹھا کر دور پھیرے صوفے کی طرف پھینک دیا. جیا نے پہلے فاتح کی کارروائی کو دیکھا پھر منہ کھولے فاتح کو دیکھا. فاتح سپاٹ چینل یہ سے ہی دیکھ رہا تھا. وہ فوراً بیڈ سے اٹھی. بھاگ کر اپنا موبائل دیکھا. موبائل ٹوٹا نہیں تھا.
वो वापस फातिह की तरफ मुड़ी। ये क्या किया आपने? अगर टूट जाता तो मैं क्या करूं? बात मान लेनी थी मेरी। फातिह ने लापरवाही से कहा। फातिह जिया की छोड़ी जगह की तरफ बढ़ने लगा। जिया ने इसका बाजू पकड़ के खींचा। मैं आपसे बात कर रही हूँ फातिह। फातिह इसकी जसारत पर हैरान था। फातिह को पल भर का वक्त लगा। जिया जिस जगह से इसका हाथ पकड़ा था वहीं से फातिह ने जिया का हाथ पकड़ा और इसकी पैर से लगा दिया। फिर कान में जाकर बोला, और रेडी, तुमसे मैं इतनी नफरत करता हूँ तुम्हारे मरने पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो इस नफरत को मजीद मत बढ़ाओ, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। माई सो कॉल्ड वाइफ। जिया जो के बाजू का मुड़ने का दर्द ही बर्दाश्त नहीं कर रहा था, फातिह की बात पर मजीद दुखी हो गई। फातिह छोड़े, मुझे पेन हो रहा है, इसने दर्द से कराते हुए कहा। होना भी चाहिए ताकि अगली दफा अच्छे से याद रहे। फातिह भी इसी की कलाई छोड़ने से इनकारी था। वह जिया की कलाई को मजीद ऊपर कर गया। जिया चिल्लाई थी। इसकी चीख पर फातिह ने फौरी ही इसका बाजू छोड़ दिया। न जाने क्यों इसकी चीख व पुकार से इससे सुनी नहीं जाती थी। जिया ने फौरन बेड से अपना दुपट्टा पकड़ा और झलकती आंखों के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फातिह इसकी आंखें देख चुका था। इसके आंसू न जाने क्यों इसे तकलीफ दे गए थे। डाइनिंग टेबल पर वो लोग दोनों अलग अलग मगर एक ही वक्त पर पहुंचे थे। जिया के बैठने से पहले ही फातिह ने अपनी कुर्सी निकाली और दब से बैठ गया। भाई ये क्या मैनर्स हुई? नमल फौरन चलाई। क्या हुआ भाई की जान? फातिह ने हैरत ज़दा से इसकी तरफ देखा जिसकी नन्हे नन्हे खूबसूरत नगोश तने हुए थे। भाभी खड़ी हैं और आप बैठ के हैं, इनकी चेयर निकाल कर दें इन्हें। जब भी नमल ने तनबी अंदाज में कहा तो फातिह बोला, अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जिया के पास आया और इससे कुर्सी निकाल कर दी। कान के पास सरगोशी बगैर हमदर्दियाँ अनायतें होती हैं। जिया इसकी बात पर मुस्कुरा गई। असल में वो इस बात पर नहीं मुस्कुराई थी कि इसके हाथ फातिह के बेकाबू जिन को कैद करने का नुस्खा लग गया था। भाई की जान, इसने ज़ेरे लब बढ़ाया और मुस्कुरा दी। नाश्ते के बाद फातिह अपने दोस्त इब्राहिम की तरफ चला गया। या तुझे जिंदगी तबाह करने के लिए कोई और नहीं मिली? इस बेचारी का क्या कसूर? इब्राहिम ने सिरकट का गश लेते हुए फातिह से कहा। इसी का कसूर यह है कि इसने शेवाना की जगह लेने की कोशिश की है, और तो इसकी ज्यादा वकालत न कर, एमे मुझसे मुंह तड़वाएगा। फातिह ने लापरवाही से कहा। यार तू इसको भूल क्यों नहीं जाता? वो किसी और की बीवी है, कुछ शर्म कर। इब्राहिम ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। फातिह बोले, इब्राहिम अगर यही सब कुछ करना है तो मैं जा रहा हूँ। इब्राहिम बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहता कुछ। फातिह बोला, अच्छा अब तू नाराज तो ना हो। इब्राहिम बोला, पता है ना बेचारी के पेरेंट्स भी नहीं है, और तू मान ना मान, शेवाना अगर दोबारा तेरी लाइफ में आई ना तो इसके लिए भी इसका कोई मतलब पोशीदा होना है। तू एक दफ़ा ऐसे बुला तो कर तो देख, भी अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जो तो हो। क्या पता तुझे वो मिल जाए जिसकी तलाश में तूने जाने कब से मारा मारा फिरा है। फातिह बोला, जिया खुला ले ले, मुझसे मुझे कोई मसला नहीं, और अपनी ज़िंदगी जिए। वो इसके दरिंदा सिफ्त कज़न के होते हुए हो सकता है। इस दिन एयरपोर्ट पर मैंने भी इसे देखा था। हॉस्पिटल में क्या थी और एयरपोर्ट पर क्या बन गया था। इसका क्या पटाखा थी वो लड़की, और वहाँ पर तो लग रहा था सारी पटास ही खत्म हो गई है। इब्राहिम ने इसे याद करवाया। जैसे फातिह बोला, पटास तो वो अभी भी है। फिर वो दोनों इधर उधर बातें करने लगे क्योंकि फातिह ने इब्राहिम को मजीद जिया नामा खोलने से रोक दिया था। नेमल, तुम्हारा भाई क्या शुरू से ही इतना खड़ूस है? ये अभी से हुआ है? जिया ने बड़े मजे से सोफे पर बैठकर टेबल पर टांगे जमाते हुए कहा। नहीं भाभी, भाई इतने खड़ूस नहीं है, बस वो आर्मी में जब से गए हैं तब से इस तरह के हो गए हैं। इनकी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। नमल ने टीवी पर चैनल बदलते हुए कहा। नमल शेवाना फातिह के माशके से बिल्कुल अनजान थी। आईडी तो भाई दी चमची। जिया ने नमल को अपने साथ लगाते हुए कहा। अभी वो बातें कर रहे थे, फातिह कदरे अजलत में आया और इन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। जिया ने इसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए नमल के साथ बातें करने लग गई। 5 मिनट बाद हाथ में एक बैग पकड़े और कपड़े बदल कर नीचे आया। मॉम जो लाउंज में खड़े होकर इसने बुलंद आवाज में कहा। जिया अभी भी वैसे ही बैठी थी जैसे फातिह को वो इग्नोर कर रही थी। निमुल बोली, भाई कुछ चाहिए आपको? मामा के दिन है। देजे में नरमी थी। क्यों, क्या कहना है बेटा? जन्नत बेगम ने अपना दुपट्टा दस्त करती हुई बाहर आई। मैं जा रहा हूँ मामा। इसने जन्नत बेगम को बॉस दिया और ये जा और वह जा। इसकी जाने के बाद जिया ने इसकी पश्त को घूरा था। इसने एक सर्द आबरी कितने और इम्तिहान है इसने जेर लब मुँह में कहा। इन नफीस नमल प्लेस के अंदर दाखिल हुए। पहले से मौजूद 3 लोग हंसते मुस्कुराते हुए खाने खत्म करके बैठे थे। जी किचन में फालूदे की कप्स लेने की थी। हेलो एवरीवन, एक नन्हा सा बच्चा पकड़ी शेवाना ने लाउंज में बैठी जन्नत बेगम को नमल से कहा। हाय
नमल ने खुश इलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। फातिह शर्मिंदा तो पीछे खड़ा था। तुम यहाँ? जन्नत बेगम ने तेश में आते हुए शिवाना से पूछा। जी बिल्कुल, मैं यहाँ। वो एक्चुअली मैं आपका बेटा लेकर आया है मुझे यहाँ, शिवाना ने मुतमिन से लहजे में कहा। क्यों? जन्नत बेगम ने तेजी से पूछा। अरे फातिह, तुमने बताया नहीं इन्हें, शिवाना ने पीछे खड़े फातिह को देखकर कहा। क्या नहीं बताया? यही कि मैं आपके पोते की माँ हूँ, शिवाना ने जफर मुस्कुराते हुए कहा। क्या? जन्नत बेगम ने बेयकीनी के साथ आलम में कहा। ठीक अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। कांच टूटने की आवाज़ पर फातिह की नजरें उठाकर देखा जी के हाथ में मौजूद फालूदे की कप वाली ट्रे जमीन पर बहुत सा चुकी। जिया की आंखें भर आई थी मगर वो अपनी जगह पर मौजूद खड़ी थी। चंदन मगर फातिह के पास गई और पूछा, ये क्या सच कह रही है फातिह? फातिह सर झुक गया। जी ने अपने लबों पर हाथ रख लिया। और आंटी जी कहाँ खो गई? शिवाना ने बदतमीजी से लहजे में जन्नत बेगम के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। मेरा कमरा बताएं किधर है? छोड़ें, आप क्या बताएंगी? मुझे जो पसंद आएगा मैं वही रख लूंगी। ये कहते हुए बड़े बड़े कदम लेती हुई वहां से निकल गई। जिया वापस किचन की तरफ भागी थी। नमल को इसके कमरे में जाने का इशारा जन्नत बेगम ने दे दिया था, जिस पर वो वहां से भागी थी। ये क्या है? ये सब क्या है फातिह? जन्नत बेगम ने फातिह को बाजू से छोड़ते हुए कहा। मोम आई सो, मुझसे गलती हो गई है। फातिह के लहजे में मलाल वाजिया था। इसका मतलब तुमने इससे शादी नहीं की? जन्नत बेगम ने इससे पूछा, जिस पर फातिह एक दफा फिर से सर झुक गया। जिया किचन में खड़ी सब सुन रही थी। कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो मुंह काला करवा के आ रहे हो? जन्नत बेगम ने फातिह को कॉलर से पकड़ा था। जन्नत बेगम के आंसू रवा हो गए थे। लहजा इस कदर सख्त कर लिया था बेचारना मुश्किल हो गया था। फातिह सर जगाए खड़ा जिससे वो बहुत ही शर्मिंदा था। जी किचन से सारा मंजर देख रही। जन्नत बेगम ने यूं हाइपर होने पर वो इनकी तरफ भागी थी। मम्मा माना कि वो टूटी थी लेकिन न जाने क्यों जन्नत बेगम का भीगा लहजा वो सुन न पाई थी। इन 10 माह में इतनी तो अनसने तो इससे पैदा हो गई थी। मम्मा छोड़ें छोड़ें। जिया ने आगे बढ़कर फातिह कॉलर छुड़वाया और जन्नत बेगम को सोफे पर बिठाया। फातिह की अखियों से इसे देख रहा था। जन्नत बेगम फिर बोली, फातिह कह दो कि ये सब मेरी आंखों को धोखे है। बेटा कह दो। मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे वाकई गुनाह सर्द हो गया है, फातिह ने बहारे हुए लहजे में कहा। ये कदीर इस वक्त इससे बहुत मुंतफिद हो गया था लेकिन फातिह का यूं बीगा बीगा से लहजा इसकी मोहब्बत की तौहीन कर रहा था। खाने में क्या बनाया है तुमने? शिवाना एक हाथ में मोबाइल पकड़े लाउंज में दाखिल हुए जिया के सामने आते हुए बोली। इस वक्त मेरे घर में खाना नहीं मिलता। जिया ने मजबूत लहजे में इसे जवाब दिया। जो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। शिवाना एक जफरी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती हुई वहां से निकल गई। जन्नत बेगम ने फातिह का हाथ पकड़ा और इससे लेकर अपने कमरे में आ गई। जिया सर्द आह भरती हुई अपने सर्द हाथों में कराकर वहीं बैठ गई। मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था? ये लड़की इतनी वस्तुक से कैसे कह सकती है वो तुम्हारा बच्चा है? और ये सब हुआ कैसे? एक जवाब चाहिए मुझे फातिह। जन्नत बेगम ने खोलते हुए लहजे में फातिह से कहा। मोम में इस दिन नशे में था और मुझसे गुनाह सर्द हो गया। शिवाना का कोई कसूर नहीं है, मैं ही हूँ वो जिसने ये सब किया। वो जो बच्चा मेरा है, फातिह ने हाथ मलते हुए कहा। वो तो क्या तुम्हारे पहले भी इससे ताल्लुकात थे? जन्नत बेगम ने एक और सवाल पूछा। फातिह बोले, नहीं मोम, मेरा इससे कोई नाजायज ताल्लुक नहीं था, बस इस रात मुझसे गलती होगी, मैंने इस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी। फातिह को अभी भी वही बेचारी नजर आ रही थी। बेचारी? फातिह, तुम्हें वो बेचारी नजर नहीं आती जिसे तुम पिछले 10 माह से इस घर में अपने नाम पर मुफाकिद करके हो? अपने शौक से की है इसने ये शादी। में क्या कर सकता हूँ तुम्हारी इस मोहतरमा को शोर? क्या वो चूड़ियाँ पहन के बैठ गया है? दानियाल को अभी इस सब का बारे में कुछ मालूम नहीं, वो पिछले 1 साल से आउट ऑफ कंट्री है। शबाना इसे तलाक दे रही है ताकि हमारे बच्चे की हम अच्छे से देखभाल कर सकें। और जिया, इसे भी जाना होगा, जरूरी तो नहीं कि हर ताल्लुक निभाए। ये कहकर फातिह वहाँ रुका नहीं और अजरत में वहाँ से निकल गया। जिया बाहर खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। फातिह की बात इसके दिल पर चाप की तरफ लगी थी मगर इसकी उम्मीद का समंदर बहुत वसी था और फिर अहदे भी तो याद थे कि हर कीमत पर इसे अपना बनाकर रहेगी। हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिया ने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अचानक रुककर जन्नत बेगम को तजवीज़ दी। हाँ यही ठीक है, ये रही डीएनए रिपोर्ट। शबाना कमरे में दाखिल और फाइल जिया की तरफ उछलाते हुए, आंटी जी आपको पहले भी कहा था कि आपकी उम्र नहीं है मुझसे दुश्मनी पालने की, बेहतर होगा आप पहले ही राय रास्ते पर आ जाएं। शबाना ने जन्नत बेगम को खातब करते हुए कहा। बदतमीजी से कहते हुए वहां से निकल गई। जी जिसे इसे मारने के लिए मेरा पीछे लपकी लेकिन जन्नत बेगम ने इसे पकड़कर कहा, बेटा इसका इलाज भी मेरे पास है। अम्मी आपने देखा नहीं इसे कैसे बात कर रही थी? बेटा इसके हाल पे छोड़ दो, तुम फिर वक्त अपने शोर के बारे में सोचो। मेरे पास एक आइडिया है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा। मुझे पूरा यकीन है ये रोज झूठ बोल रही है। फातिह इस बच्चे का बाप नहीं है। कुछ भी हो जाए फातिह गलती ज़रूर कर सकता है लेकिन इस तरह का गुनाह वो हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझे फातिह पर अपनी मामा के आपके पर फिर पूरा यकीन है। जिया ने इन्हें बैठाते हुए कहा। जन्नत बेगम को इस वक्त अपने फैसले पर रश्क आ रहा था। इन्होंने जिया के हाथ चूमे और बोली, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब जल्द से बताओ कि क्या करना है।
تھا۔ جی نے بالکل فاتح کی طرح زور سے دروازہ چڑھ دیا، جس پر کسی سوچ میں گم فاتح پر برکری ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب زمین بوس ہو گئی تھی۔ جیا بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ فاتح نے واپس کمرے کو رکھیا، اس پر سکون لیٹے دیکھا تو واپسی کی راہ لینے لگا۔ فاتح کو ویسے بھی جیا کا وجود اپنے کمرے میں برداشت سے باہر تھا۔ جیا جو بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑ کر اس میں کسی سے چیٹ کر رہی تھی۔ فاتح کا یوں واپس جانے پر بولی، سنا تھا کہ ایک دفعہ دھوکہ کھا لو تو دوسری دفعہ یقین کر کے بیوقوف مت بنو۔ اس کا مطمئن لہجہ فاتح کے آتش فشاں بنے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ فاتح کس کی طرح مڑا بولے، ایکسکیوز می، تم نے مجھ سے کہا؟ ہاں بھائی، اب دیوانوں سے تو بات کرنے سے رہی۔ میگ نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے، جس نے کسی اور کے بچے کو آپ کا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ جیا نے اپنی توجہ موبائل پر ہی مذکور کرتے فاتح سے کہا۔ فاتح اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، ورا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو غلطیاں کر کے اپنے ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ جیا اس کی بات پر بیڈ پر کھڑی ہوئی اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس سے ہاتھ ہوئے۔ جیا کا قد بیڈ پر کھڑے ہونے کے سبب فاتح سے اونچا جا رہا تھا۔ فاتح نے جیا کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اچھا، تو پانی سے بھرا ہوا ہے شاپر مار کر تو آپ نہیں مانے تھے؟ جیا نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس وقت کا مزاح فاتح کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ فاتح نے اس کی کلائی پکڑ کر پھرتی سے اسے نیچے بیڈ پر گرایا، پھر اس کے چہرہ اپنے ایک ہاتھ میں لے کر بولا، گناہ میں اور غلطی میں بہت فرق ہوتے ہیں، اپنی اوقات تم بھولو مت۔ جیا سے فاتح کی سختی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس میں آنسوؤں سے زیادہ جنونیت اور طاقت تھی۔ جیا کو یوں پکڑنے پر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ جیا ٹکٹکی باندھ کر فاتح کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جیا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازو پر رکھے اور مزاحمت کی کوشش کی۔ فاتح نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اس سے چھوڑ دیا۔ اور میری محبت اتنی کمزور نہیں کہ تمہارے ہونے سے اس میں کمی آ جائے، فاتح مڑ کر بولا۔ لیکن اتنی کمزور تو ہے کہ اس سب کے نہ ہونے سے اس کی محبت، بلکہ محبت تو اسے آپ سے سرے سے نہیں ہے، جو ہے وہ تو وقتی جنون ہے، اور یہ سب آپ کے پاس نہ ہو فاتح تو دیکھ لیجیے گا، پل بھر لگے گی وہ آپ کو چھوڑنے میں۔ جیا نے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ دولت کی خاطر یہ سب کر رہی ہے؟ نہیں، وہ دولت کی خاطر نہیں کری، بلکہ دولت کی خاطر کر رہی ہے۔ آپ کو تباہ کرنا چاہتی ہے وہ، بس۔ فاتح دارا تھا۔ کیا بس فاتح؟ اس نے دانیال سے شادی کی ہی کیوں، اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ ہاں؟ جیا فاتح کے دماغ میں شک ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اگر اس سے شادی کرنا چاہتا تو شوق سے کرے، لیکن اس بچے کو اس کی اصل پہچان دیجیے گا، اپنی جھوٹی پہچان اس پر مت تھوپیے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑی عجلت میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے فاتح پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بس خاموش رہی۔ فاتح کے دماغ میں شک کا بیج اگ گیا تھا۔ چند دنوں میں ہی اسے یہ تعور درخت کی شکل اختیار کرنے والا تھا، اور پھر اس کا پھل جیا کے نصیب میں آنا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ جیا نے فاتح کے کپ کے پاس پڑے سفید پری دیکھ کر کہا۔ شیوانہ ابھی تازہ ہی اس کے لیے کپ میں کچھ گھول کر لے کے گئی تھی۔ جیا نے سفید مادہ سونگھا۔ آئی نو اٹ۔ وہ پری کو لے کر بھاگی تھی، جنت بیگم کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ شیوانہ کو نمبر پلیس میں ٹھہرے ہوئے 2 ہفتے کو آئے تھے۔ اس سب کے دوران وہ فاتح کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی، جیسے اس سے محبت عروج پر ہے۔ آج بھی وہ چائے میں کچھ گھول کر فاتح کے پاس لائن میں لے گئی تھی۔ چونکہ اوپن کچن تھا تو پانی پینے جیا نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ چپتی چپاتی شیوانہ کے جانے کے بعد کچن میں آئی تھی۔ اس نے وہ سفید پریاں دیکھی تو جس بات کا اسے شک تھا اس پر یقین ہو گیا۔ ماما ادھر دیکھیں۔ جنت بیگم کھڑکی میں کھڑی فاتح اور شیوانہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ایک آواز پر چونکی تھی، یہ بیٹا۔ وہ جیا کی طرف مڑی۔ ماما یہ دیکھیں اس عورت کے کام۔ اس نے وہ سفید مادہ جنت بیگم کو تھماتی ہوئی کہا، یہ کیا ہے؟ جنت بیگم نے سوالی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر خود اسے سونگا اور بولی، یہ تو ڈرگس ہے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ہمارے گھر میں کہاں سے؟ ماما شیوانہ فاتح کو ڈرگ کے تھوڑے تھوڑے ڈوز دے کر انہیں ڈرگ ایڈکٹ بنا رہی۔ کیا اس لڑکی کی اتنی ہمت؟ جنت بیگم کھولتی اٹھی۔ نہیں ماما نہیں، یہ بہت سنہری موقع ہے ہمارے لیے، آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جنت بیگم نے ساتھ پڑی اور بولی، ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی۔ جیا اس پریے کو واپس وہیں پر رکھ آئی تھی۔ شیوانہ کہاں ہے؟ جنت بیگم نے جیا کو اس کا بیٹا وہاں پکڑاتے دیکھا تو بولی، جیا نے ہونٹوں پر آنگلی رکھ دی، اس بچے کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ جنت بیگم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلیں۔ جیا نے ایک ہاتھ میں جنت بیگم کا ہاتھ تھاما اور رات کے اندھیرے میں نمبر پلیس سے نکل گئی۔ وہ اس کا وقت کالی چادر اوڑھے رات کے حصے میں معلوم ہوئی۔ گاڑی پر چلتے ہی جنت بیگم نے اسے رشکے سے روکتے ہوئے کہا، نہیں ماما ادھر سے چلیں، اور وہاب کو
एहतियात से थामती हुई रश्के में बैठकर जन्नत के साथ बैठ गई। अच्छा मैं बता रही हूँ। जिया ने जन्नत बेगम को सारी निगाहें देखी तो पास में एक लैब है, मेरी दोस्त वहाँ पर काम कर रही है, बस वहीं वहाब को लेकर जा रही हूँ इसके डीएनए टेस्ट के लिए। जिया बेगम ने बेगम को सुबह से आकर लैब के सामने ऑटो रुका, वो दोनों बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो? जी की दोस्त सकीना ने ऐसे गले लगाते हो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हो। ये कौन है? सकीना ने जन्नत बेगम की तरफ इशारा करते हुए, मेरी मदर इन लॉ है मामा, ये सकीना है, मेरे साथ पढ़ाई करती थी। तारफ के बाद जिया ने सकीना को बच्चा पकड़ा दिया और खुद बाहर जन्नत बेगम के पास बैठ गई। अम्मी दुआ कर हमें किसी ने देखा ना हो। जिया ने कांपते हाथों के साथ जन्नत बेगम को न जाने क्यों इस पर प्यार आ रहा था, इसका माथा चूमकर वो बोली, बेटा तुम हक पे रहो, जब तुम हक पे हो ना तो सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। तो ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जन्नत बेगम की तसल्ली पर इसका बैठा दिल बहाल हुआ, इसका हिम्मतें दोबारा बहाल हो गई थी। सकीना वहाब को लेकर बाहर निकली, कब तक मिल जाएगी रिपोर्ट्स? जिया ने वहाब को वापस पकड़ते हुए कहा, 2-3 दिन में जिया मिल जाएगी, तुम फिक्र न करो। सकीना ने इसे सैलरी देते हुए रुखसत किया। जिया और जन्नत बेगम वहाब को पकड़े नवल पैलेस की तरफ हो लिए और दोनों दबे पाँव के साथ अपने कमरों की जानब जाने लगी कि अचानक राहदारी में झमक्के के साथ रोशनी बिखरी। शिवाना बड़े मजे से सफर में बैठी फातिह के पास खड़ी थी। जिया का गला खुश हो गई क्योंकि फातिह के चेहरे पर गुस्से वाले थे। फातिह के खूबसूरत नकुश तने हुए थे। कहाँ गई थी आप दोनों मेरे बच्चों को लेकर? शिवाना ने जिया से वहाब को छपते हुए कहा। वह फातिह असल में जिया झिझकते हुए कुछ बोली ही थी कि चेटा। फातिह ने जिया के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और इसके बाजू पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया। चंद लम्हा बाद ही जिया की दिल दहलान वाली चीखें सुनाई दी। जन्नत बेगम फातिह के पीछे लपकी थी, लेकिन फातिह पर जुनून सवार था। चची, जब आपसे कहा था कि आपकी बहू को तबाह करने का जिम्मा मैंने ले लिया है, तो क्यों खुद तबाह करने पर तुली हुई हैं? जन्नत बेगम ने अपने आंसू साफ किए और बोली, बकवास बंद करो अपनी तुम। आंटी जी जो मर्जी कर लें, सुबह से पहले तो वो जिया को नहीं छोड़ेगा और शायद इसके बाद जिया ही कुछ ना रहे। इस वक्त बहुत हेवी डोज में है वो। और सच सच बता दें कि कहाँ गई थी आप दोनों? शिवाना ने जन्नत बेगम के सर पर बम फोड़ा। तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जन्नत बेगम ये कहती फातिह के कमरे की तरफ बढ़ गई। जिया के चीखने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। फातिह खुदा का वास्ता, फातिह खुदा के लिए होश करें। जिया ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। फातिह ने इसे बेड पर गिराया और अपनी बेड से इस पर पैर दर पे वार करने लगा। फातिह जिया का सफ़ेद रंग का कुर्ता जो इसके जेबतन किया हुआ था लाल हो चुका था। फातिह को कोई ज़्यादा ही ड्रग्स का हेवी डोज दे दिया था। शिवाना ने इसे मारने के बाद वो खुद बेड पर बेहोश हो गया था। जिया बेड पर उल्टी पड़ी, खुद न जाने कब इसके मारते हुए बेहोश हो गई थी। फातिह सुबह उठा तो सर में शदीद दर्द महसूस हुआ, सर दर्द से फटा जा रहा था। बेड से उठकर इसने सिमटे वजूद को देखा जो हाथ में खून आलूदा कुर्ते में कुछ बड़बड़ाती थी। फातिह इसकी हालत देखकर शाक लगी, दरिंदगी इसने ही दिखाई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसके थोड़ा नज़दीक आया तो बड़बड़ाहट वाज़ेह थी। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया फातिह, खुदा के लिए ऐसा ना करें। इसने जिया की नफ्स देखी तो वो बहुत सुस्त चल रही थी। फातिह ने फौरन डॉक्टर को घर पर बुला दिया। दरवाज़ा खुलने पर जन्नत बेगम बाकी कमरे में दाखिल हुई। जिया जन्नत बेगम बड़बड़ाती हुई बोली थी। बेड पर जिया लेटी हुई थी। फातिह ने इसे सीधा करके डाल दिया था। जिया के खून आलूदा कुर्ता देखकर जन्नत बेगम का दिल गया था। बेटा उठो उठो मेरी जान। इस वक्त न जाने कितनी बददुआएं दी थी जन्नत बेगम ने शिबाना को। डॉक्टर बैंडेज करके चली गई थी। जन्नत बेगम जिया के पास ही बैठ गई। शिबाना आग लगाने कमरे में दाखिल हो गई। छी अभी है ये बहुत डीप जाने है, मान गए भाई, इतनी मार खा के भी नहीं मरी। चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा खुद ही मर जाएगी। शिबाना कोई खुदा का खौफ करे, इसने रस्सी में डील दी है, छोड़ी नहीं है। जिस दिन पकड़ी होगी ना जमाना तुम्हारा हश्र देखेगा। मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। जन्नत बेगम ने शिबाना के सामने खड़े होते हुए कहा। इतनी जल्दी तो नहीं, अभी इस लड़की से और भी बहुत से बदले लेने हैं। इसने एक नज़र जिया के सोते वजूद को देखा और बात झटकती हुई निकल गई। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी, इस बली का बकरा बना दिया, अपने बेटे की होशियार तलाश करते करते इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जन्नत बेगम जिया का हाथ थामते हुए बैठी रो रही थी। आ जाओ, शाबाश मेरी जान, चलो उठो, चलो शाबाश पी लो इसे। जन्नत बेगम ने जिया को उठाते हुए कहा। यह वाक़या भी अब माजी का हिस्सा बन गया था। जिया के जख्म तेज़ी से बढ़ रहे थे। नहीं मामा, इसका टेस्ट बहुत गंदा है, मैं नहीं पीऊँगी, जिया ने किसी बच्ची की तरह मुँह बुलाते हुए कहा। जन्नत बेगम को उस पर बुलाकर प्यार आया। वो बोले, बेटा पी लो, तुम्हारे लिए बेहतर है, चलो शाबाश पियोगे, पियोगी नहीं तो जख्म कैसे सही होंगे। इन्होंने हल्दी वाला दूध जिया की पकड़ाते हुए कहा, जिस पर जिया ने बच्चों की सी शक्ल बना ली। अच्छा सिर्फ थोड़ा सा पी लो मेरी खातिर, अच्छा ज़्यादा मक्खन तो ना लगाएं आप। जिया ने मुंह में सोते हुए गिलास फ़ोन से लगाया। जिया का फ़ोन रिंग हुआ। जन्नत बेगम ने इसके पास ही बैठी थी। जिया ने फ़ोन उठाया, मिनट के मिनट बात की। फ़ोन पर ना जाने कौन थे आप, जिसकी बात सुनकर जिया खुल उठी। इसका चेहरा खुशी से चमक उठा था।
کیا ہو گیا، ہماری بیٹی اتنی خوش کیوں ہے؟ جنت بیگم نے جیا کے خوشی سے تمتناتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ مما بس آپ دیکھیں اس شبانہ کا میں بناتی کیا ہوں۔ جیا بستر سے نکلی۔ جنت بیگم جیا کے ساتھ نیچے کو چل دی۔ نیچے ایک لگاتار ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ شبانہ اور فاتح نہ جانے کس موضوع پر جنگ چھیڑ ہوئے بیٹھے تھے۔ فاتح صوفے پر بیٹھا اپنا ماتھا اپنی دونوں انگلی سے مس رہا تھا۔ جیا چہرے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ شبانہ اس کے پاس کھڑی مسلسل چلا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا فاتح؟ شبانہ فاتح پر چلائی۔ مجھے نہیں پتا، یہ سب کچھ اچانک ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود حیران ہوں۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ سب اتفاق ہے؟ تم اینٹی جیمز سے نکال دیا گیا ہے، تمہارے سارے اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں، تمہارے بینک بیلنس زیرو ہو چکا ہے، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ چلاؤ مت، میں خود بھی ٹینس سچویشن کو برداشت کر رہا ہوں، تم بھی ہو، تم خاموش ہو۔ میں تمہاری وجہ سے اپنے شور چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم فاتح تم سڑک پر آ چکے ہو۔ آئی نو، زیادہ بار بیلا مچ بچاؤ۔ اچانک ایک ملازمہ کو کوریئر لے کر آئی۔ فاتح نے اس ملازم سے کوریئر پکڑا، اس میں کھولا تو اس میں ایک فائل تھی۔ اس نے فائل کھولی تو وہ آپ کی ڈی این اے رپورٹ تھی۔ اس نے وہ رپورٹ پڑھی۔ اب جیا اور جنت بیگم ان کے درمیان موجود تھی۔ جیا بڑے خاموشی سے سارا منظر آنکھوں میں اتار رہی تھی۔ یہ کیا ہے شبانہ؟ فاتح نے نشو تن چکی۔ کیا ہے فاتح؟ زینب بیگم نے پوچھا۔ مناسب نہ سمجھا، چھوٹی جھوٹی عورت، تم وہاب کو میرا بیٹا بناتی رہی ہو، مجھے بلیک میل کرتی رہی، مکار عورت۔ فاتح شبانہ کے قریب آ کر شبانہ کے ماتھے پہ شکن بڑھی۔ فاتح جنت بیگم کی طرف مڑا۔ شبانہ نے ٹیبل پر پڑا وائس پہ پکڑا اور فاتح کے سر پر دے مارا۔ فاتح جیا فاتح کی طرف بڑھی۔ فاتح زمین بوس ہو چکا تھا، سفید فرشون سے لال اختیار ہو جاتا۔ فاتح اٹھے۔ جیا نے فاتح کے سر اپنی گود میں لیٹتے ہوئے کہا۔ جنت بیگم فاتح کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جیا فاتح کو چھوڑ کر شبانہ کی طرف بڑھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ درد کی شدت سے چلائی تھی۔ شبانہ اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا مسئلہ، چلو تمہیں بتاتی ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ فاتح تمہیں پسند کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند کرتا۔ تم سے جان چھڑوانے کا بہت اچھا طریقہ مجھے خود فاتح نے دکھایا تھا، تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز کو چھین لوں۔ جیا بے اختیار بولی۔ ماما اور بابا، بٹ وہ تو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت عیان ہوئی۔ شبانہ کا کہہ بلند ہوا۔ سیریسلی ایکسیڈنٹ؟ جیا ارطغرل، میں نے سوچا نہیں تھا تم اتنی زیادہ بیوقوف ہوگی۔ اس وقت انہیں میں نہیں مروایا تھا۔ اور نے کیا؟ ریبشا کی خودکشی، وہ بھی تو صرف ڈرامہ تھا، اسے بھی تو میں نے مروایا تھا۔ سوچا تھا کہ تمہیں بھی مروا دوں گی، لیکن چوہے کو کھانے سے پہلے بلی اس سے خوب کھیلتی ہے۔ فاتح کو شاید بھول چکا تھا مجھے، لیکن تمہاری ساس نے جب تمہارا رشتہ فاتح سے طے کیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ کس قدر بدنصیب ہو تم، میرے ہتھے اچھی چڑھ گئی ہو۔ اور رہی بات اس بچی کی، تو یہ بچہ دانیال کا ہی ہے۔ فاتح نے تو کبھی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جی اس کے نئے انکشاف پر حیران و پریشان تھی۔ اب یہ میرے کس کام کا نہیں ہے؟ تم لوگ اتنے غریب ہو چکے ہو کہ تم لوگوں کا کھانا کھانے کے لیے بھی یہ گھر گروی رکھنا پڑے گا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ اوکے بائے۔ اور پھر جس طرح جلاوے کی طرح وہ آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی۔ جیا لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئی۔ یہ کیا کیا یہ تھی؟ اس قدر شفاق عورت میں نے تو نہیں ہوتی، مگر یہ عورت کہاں تھی؟ یہ تو ڈائن تھی، ڈائن۔ فاتح! جنت بیگم پھر سے چلائی۔ اب جیا فاتح کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ابھی یہ وقت نہیں تھا، ابھی وقت فاتح کی مدد کا تھا، اور وہ جنت بیگم فاتح کو لے کر ہاسپٹل گئی۔ نمل کو شبانہ کے آتے ہی ہاسٹل شفٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ جنت بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی شبانہ کا ذرا بر بھی اثر ہو۔ فاتح کی حالت بہتر تھی، پٹی کر کے اسے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ فاتح یہ لے میڈیسن۔ جیا نے فاتح کے پاس بیٹھتے ہوئے دوائی اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ فاتح نے دوائی لی، کھا کر جیا سے منہ موڑ کر لیٹ گیا۔ جیا تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو فاتح بولا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے معافی مانگوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا، اور محبت تم سے مجھے اب بھی نہیں ہے۔ جیا اس کی بات پر بولی، مجھے آپ کی محبت سے سرکار نہیں ہے۔ آپ راہ راست پر آگے یہ بات میری محبت کے لیے کافی ہے، اور اس وقتی جنون جسے آپ محبت سمجھ بیٹھے تھے اس دل سے نکال دیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جیا یہ کہہ کر جنت بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ فاتح پر ملال تو تھا، مگر وہ جیا کی حیثیت ماننے سے انکاری تھا۔ جنت بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ کیا میں آ جاؤں؟ جیا نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ آ جاؤ بیٹا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت بیگم اس کے لیے جگہ چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے آئی ہوں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گردش کر رہے ہیں، جیا نے بڑے مزے سے الٹی پلٹی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جنت بیگم اس کی بات پر مسکرائے بولی، کیسے سوال؟ جیا بولی، یہی کہ مشن شہوانوں کو نکالنا سکسیسفل کیسے ہوا؟ جنت بیگم مصنوعی تجسس سے بولی، اچھا بتاؤ۔ وہ کوششوں کے نہ تو فاتح کی جاب گئی ہے، نہ فاتح کے اکاؤنٹ سیل ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کا بینک بیلنس زیرو ہوا ہے۔ لیکن فاتح اسے کہہ رہا تھا کہ جی بالکل کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ سب کچھ کیا درا میرا تھا۔ جی نے فرضی کالر جاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہارا جی بالکل آپ کی بہو کا؟ وہ تو ہم جینیس ہی ہوتے ہیں، پر کبھی غرور نہیں کیا۔ اچھا تو کیسے کیا؟ میری ایک دوست تھی آئی ٹی کی فیلڈ میں،
اس سے خدمات حاصل کی، سارے اکاؤنٹس اس نے ایسے شو کروائے کہ سیل ہو گئے ہیں، اور فاتح کے بینک بیلنس زیرو رہ چکا ہے۔ اس نے میری ایک اور بڑی مدد کی، دانیال کا ایڈریس پتہ سب کچھ اس نے مجھے نکال کر دیا۔ سو میں نے اسے اس کی بیوی کے کرتوتوں سے آگاہ کیا۔ فاتح کو میں نے فیک لیٹر بھیجا کہ انہیں فائر کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے کا قصہ تو اچھے سے یاد ہے۔ جنرل بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور بولی، اب بس تم فکر نہ کرو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جیا نیول کو لے کر نیول پلیس میں داخل ہوئی۔ جنت بیگم لائن میں بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ جیا نے جنت بیگم کے چہرے سے یہاں ہوتی بے چینی کو دیکھ کر کہا، ہاں بیٹا، وہ اصل میں یہ۔ انہوں نے لفافہ جیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیا نے لفافہ پکڑا، بولی، اچھا میں انہیں دے کر آتی ہوں، اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ فاتح جیا مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لفافہ فاتح کے سر پر بم کی طرف پھٹے گا۔ فاتح صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جیا جو کچھ دیر پہلے مسکرا رہی تھی اب غصے سے بھر گئی۔ فاتح سے سگریٹ پکڑا اور ایش ٹرے میں جا کر بجھا دیا۔ آئندہ آپ کے ہاتھ میں یہ نہ دیکھوں، جیا نے وارننگ کے انداز میں فاتح سے کہا۔ فاتح نے ایک ابرو اٹھائی، پھر بولا، تم کیا کرنے آئی ہو؟ جیا ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے، یہ ایکچولی میں نے یہ آپ کو یہ دینے آئی تھی۔ جیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لفافہ فاتح کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے پہلے لفافے کو دیکھا، پھر ایک نظر جیا کو جو سادگی میں بھی قیامتیں ڈال رہی تھی، اس سے نظریں چراتا جلدی سے لفافہ پکڑ لیا۔ لفافہ کھولے تو اس میں موجود صفحات پڑھ کر غصے اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جیا کی طرف دیکھا، جو ٹٹکی باندھے فاتح کو ہی تک رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے کیا؟ فاتح نے کاغذات واپس لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جیا وہ فاتح میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی بات ہی نہ سن سکی۔ فاتح نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فاتح کو پل بھر کے لیے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، پھر غصے سے کھولتے ہوئے بولا، یہ سب تم نے کیا تھا؟ اس کی گریدار آواز جیا اچانک بکھلائی گیا۔ کیا؟ وہ اپنی نظروں کو عذابی بلتی ہوئی بولی، تم نے مجھے لیٹر بھیجا کہ مجھے جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے؟ فاتح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس پر جیا مسکراتی ہوئی بولی، جی بالکل۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کیا میں بتا سکتی ہوں کیسے؟ اس مطمئن لہجے فاتح کو چڑھا گیا۔ جی بالکل محترمہ، بتائیں کیسے؟ فاتح نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، ابراہیم بھائی نے ہیلپ کی تھی۔ جیا ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیا ابراہیم نے؟ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ کے دوست ہیں، آپ کا خیال کرتے ہی انہوں نے یہ سب کیا۔ سوچیں اگر وہ یہ نہ کرتے تو اس وقت نہ آپ اس دائیں سے شادی کر کے بیٹھے ہوتے۔ ہو گیا؟ فاتح اس کی چلتی زبان کو رکھتے ہوئے بولا، جی بالکل ہو گیا۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاتح نے اس کی گلائی پکڑ کے اسے پیچھے کو کھینچا اور پھر فاتح کے مقابل میں بیٹھ گئی۔ آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ بھی مت لگانا، فاتح نے گریدار آواز میں کہا۔ اب جیا بھی جیا تھی، اپنی گلائی چھڑائی، پھر فاتح کے ماتھے پہ انگلی رکھ کر بولی، جو مرضی کر لیں، آپ میرے ہی رہیں گے اور کسی اور کی طرف آپ کی دفعہ مائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی دفعہ سیدھا شوٹ کروں گی اس لڑکی کو۔ یہ کہہ کر جیا اپنی مسکراہٹ دباتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ پیچھے فاتح اس کی حرکت پر حیران و پریشان چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، یہ تو ایسی ہی تھی، اور پھر اپنا بیگ تیار کرنے کے لیے چل گیا۔ جیا کچن میں داخل ہوئی تو مختلف قسم کی ڈشز کی مہکوں سے اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ اف مما اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی اسپیشل اوکیشن ہے؟ جیا نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، جی بالکل، آپ کے شوہر حاضر ہو رہے ہیں۔ جنت بیگم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، اچھا باقی چلیں چھوڑے، بتائیں کیا کیا بنایا ہے؟ جیا نے پہلے حیرانگی دکھائی، پھر واپس ٹریش اس کی طرف متوجہ کی۔ جی 7 ڈشز کو ڈش آؤٹ کیا گیا تھا۔ جیا ان سب کو دیکھ کر بولی، ماما فاتح یہ سب کھائیں گے؟ چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ ہاں بیٹا، جنت بیگم سے جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہیں۔ جیا نے ایک انگلی اپنی تھوڑی پر رکھ کر کہا، میں ایک بائٹ بھی کھاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پیٹ یہاں تک نکل آیا ہے، اور سیکرٹ ایجنٹ صاحب اتنا کھا کر بھی فٹ رہتے ہیں، ہم ٹپس لینی پڑے گی۔ اس کی بات پر جنت بیگم ہنس پڑی، پھر جیا بولی، مما میٹھے میں 7 سے 8 ڈشز بنانی تھی۔ جنت بیگم بولی، کیوں بیٹا؟ جیا بولی، کیا پتا اس میٹھے سے فیضیاب ہو کر خڑوس پن نکل جائے اور مزید خڑوس نہ رہے مسٹر خڑوس۔ جنت بیگم اس کی بات پر ہنستی ہوئی اس کی طرف مڑی تھی کہ انہیں جیا کے سر پر اس کی شامت منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ ان کی ہنسی بیگ سے اڑ گئی۔ جیا کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ جنت بیگم یوں اچانک خاموش ہو جانے پر اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ پھر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو جیا کا رنگ بیگ سے اڑ گیا۔ ارے آپ! جیا مشکل یہ لفظ ہی نکال سکی۔ فاتح کچھ نہ بولا۔ اس کے تنے نقوش دیکھ کر جیا بولی، وہ نمل بلا رہی ہے، میں آتی ہوں، اور چھٹ سے وہاں سے کھسک گئی۔ فاتح لاڑ سے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں مما؟ سویٹ مما، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر میری بہو کافی اچھے آئیڈیا دے کے گئی ہے مجھے۔ فاتح بولا، مما پلیز یار۔ جب جنت بیگم بولی، ہر وقت یہ تھانے داروں والا ماحول بنائے رکھنا ضروری ہے کیا؟
फातिक फलों की टोकरी में से सेब निकाल कर खाते हुए बोला, मतलब बेटा वो तुम्हारी बीवी है, कुछ हुकूक व फराइज इसकी तरफ है तुम्हारे, जिन्हें तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए। यार वैसे मम आपका ना स्टैचू बनवाना चाहिए, पता ही क्यों, ताकि खवातीन को पता लगे कि सांसें इस तरह की भी होती हैं। ये कहकर वह फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो जन्नत बेगम बोली, बेटा मोहब्बत है, मोहब्बत बेशक इससे न करना, लेकिन कभी इससे नफरत पर मत उभारना, क्योंकि औरत को ना आज तक कोई मोहब्बत में हरा सका है, ना ही नफरत में, और उससे कोई जीत सका है। अच्छा यार, और कितना इमोशनल करेंगी, फातिह ने फर्जी आंसू साफ करते हुए कहा। बदमाश कहीं के, जन्नत बेगम इसके चीट लगाने के लिए बड़ी, मगर वो अपने कमरे की तरफ भाग गया। फातिह ने जन्नत बेगम की यह बात एक दफा गौर जरूर किया, काश को वो इस पर अमल भी कर पाता। मिस्टर खुरूस हैं, जिया ने शीशे के सामने खड़े होकर फातिह को बहुत आला मर्तबा में फाइज किया था, जो कि दरवाजे से दाखिल हुआ फातिह वह भी सुन चुका था। इसने जिया को एक घूरी से नवाजा, जिस पर जिया ने जुबान दांतों तले दबा दी। फातिह ड्रेसिंग रूम की तरफ हो, यार ये इतने खुड़ूस क्यों है? जिया, बच्चे सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, क्या पता ये भी मीठा हो जाए। किथे, ये तो असली खड़ूस लग रहे हैं। एमए कॉलेज में तो बड़ी जोली पर्सनैलिटी थी। जिया शीशे के सामने खड़ी खुद से बातें करने में मसरूफ थी। ड्रेसिंग रूम में इसकी आवाज़ बखूबी से नहीं जा सकती। फातिह इसकी बातें सुनकर दिल में केक लगा रहा था। फातिह कमरे में दाखिल होता जिया वहाँ से जा चुकी थी। आपकी दफा इसे जिया की परफ्यूम की खुशबू भली लगी थी। शीशे में जिया का मुस्कुराता चेहरा देखने को मिला था, मगर इसने फौरन साथ झटक दिया। ये वो क्या सोच रहा था? ये इससे अगले दिन की बात है। जिया सोफे पर बैठी नमल की कालीन पर बैठाई इसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। या निमल, ये देखो कितने डैमेज हो गए हैं तब बाल तुम्हारे थे। जिया ने इसके बालों में उंगली चलाते हुए कहा। हाँ भैया, आप कितनी स्वीट है, इतने मजे की मालिश कर रही हैं कि मैं क्या बताऊं। नमिल को फातिह घर में दाखिल होते नजर आया। भाई की चमची ने फौरन उसे आवाज दी, भाई इधर आए ना। नमल ने इसे बुलाया। जी भाई की जान, फातिह ने बड़े प्यार से इससे पूछा। भाई, जब भाभी बड़े मजे की जंपी कर रही हैं, आप भी करवा लें, फ्रेश हो जाएंगे। नमल ने मासूमियत से चूर ले में कहा, जिसमें फातिह बोला, नहीं यार, फिर कभी सही नहीं ना आई इधर, जल्दी से आ जाए। नमल का यूं कहने पर फातिह चारा नजारा आलती पालती मारकर इसके साथ ही बैठ गया। जिया हंसी दबाते हुए सारा मंजर देख रही थी। नमल फारग हुई तो फातिह के साथ बैठ गई। जी ने हथेली पर तेल डाला और फातिह के सर में डालकर मालिश करने लगी। इसकी नरम और मुलायम उंगलियां फातिह को महसूस भी नहीं हो रही थी, लेकिन सुकून बहुत मिल रहा था और आंखें बंद करके अलहदा ही दुनिया में खोया हुआ था। जब जन्नत बेगम ने आकर से हिलाया। फातिह, जी मम्मा। बेटे ये जरा मेरे साथ चलो। किधर जा रहे हैं मम्मा? बेटा ग्रोसरी का सामान लेने जाना है। अच्छा 5 मिनट रुके, मैं हाथ बात लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। जन्नत बेगम फिर जिया के पास बैठ गई। यार जिया, तुम तो अजीब ही हो, तुम्हारे की अनोखी शादी हुई है, जल्दी से आ जाओ, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास, हमें माल में मिलो तुम। फोन पर जिया की सहेली सवेरा ने इसे वार्निंग दे दी। अच्छा ठीक है, मैं मामा से पूछती हूँ, रुको तुम। जी ने ये कहकर फोन रख दिया। मामा वो कहे क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाऊँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस, यही माल तक ही जाना है। जी ने झिझकते हुए पूछा, जल्दी जाना बेटा। चली जाओ बेटा, जन्नत बेगम ने किताब पढ़ते हुए कहा, और जिया उछलती हुई अपने कमरे में आई। तैयार होकर ड्राइवर के साथ माल की तरफ चल दी। वो इस वक्त सफेद रंग के कफ्तान में मबलूस थी, जिसके बॉर्डर पर लाल रंग का फूल लगे हुए थे। लाल रंग का दुपट्टा एक शाने में डाला हुआ था और साथ में लाल रंग की टॉयस पहने रखी थी। बालों को खुला छोड़ दरम्यान से मांग निकाले बॉटम से लाइटिंग गर्ल्स दी हुई थी। इसकी नीली आंखें सामने को चारों शाना उचत करने को काफी थी। माल के सामने उतरकर इसने सवेरा को कॉल की। सवेरा पार्किंग में ही इसका इंतजार कर रही थी। सवेरा इससे मिलकर इसने ड्राइवर से जाने को कहा, क्योंकि सवेरा इसे अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने वाली थी। यार वह देखो, ज्यादा प्यारे है। जिया, सवेरा और सवेरा की छोटी बहन सना इकट्ठी शॉपिंग कर रही थी। यार बच्चों, वो देखने वो वाला ज्यादा प्यारा है ना? सना ने एक और डेकोरेशन पीस की तरफ इशारा करते हुए कहा। शॉपिंग करते करते शाम हो गई, उन्हें पता ही न चला। वह तीनों लड़की अपनी शॉपिंग बैग संभालती वही पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी कि ग्राउंड फ्लोर पर अचानक किसी ने जिया का बाजू पकड़ लिया। सना और सवेरा बातें करते हुए ना जाने कब आगे गुजर गई। जिया बाजू छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ी थी। पीछे मौजूद नफ्स को देखकर इसके हाथ पैर फूलने लगे। आसिम भाई, जिया ने फटी फटी आंखों से आसिम की तरफ, क्या हाल है कजन, कैसी हो? मेरी करबूत को ज्यादा मिस तो नहीं किया गया होगा? आसिम अब इसके बाजू पर ग्रफ मजबूत करते हुए इसके कान के पास आकर बोला। इसकी इस हरकत से जी की आंखों में आंसू आ गए। इसकी सुंदर सी आंखों के चश्मे खुल गया था। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, जी ने बड़बड़ाते हुए कहा। आसम बोला, ये शौक भी पूरा करके देख लो, मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं तुम्हें कौन बचाने आता है, तुम्हारा वो शोहर या कोई और आशिक? जिया इसकी बेबाकी पर हैरान थी। बाकी किसने आना था? पीर था और इस वजह से माल में रश भी कम था। फातू वो तो वैसे ही शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जिया ने हिम्मत नहीं हारी।
وہ चिल्लाने वाली थी कि आसिम ने बाजू पकड़कर इस रुख अपनी तरफ किया। आसिम का हाथ उठा और उसकी गाल पर निशान छोड़कर जाने ही वाला था कि कोई बीच में आ गया। जी ने आंखें सख्ती से भींच ली, क्योंकि इसका यकीन था कि एक तमाचा इसके मुंह की जीनत बनने ही वाला है। वो काफ़ी कमज़ोर असाब की मालिक बन चुकी थी माँ बाप के इंतकाल के बाद, लेकिन ये क्या, तमाचे की आवाज़ तो आई मगर तमाचा जिए की नहीं पड़ा था। इसकी आंखें खोल कर देखा, आसिम इसकी थप्पड़ मारने वाला था कि किसी छिलावे की तरह फातिह इन दोनों के दरमियान आया और इसने आसिम का हाथ जहाँ था उठाया था वहीं से रोककर पीछे कर दिया। आसिम में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि फातिह का मुकाबला कर सके। फातिह की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसने आसिम का जिया का बाजू दबोचा देख लिया था। फातिह ने दांत पीसते हुए उसके बाजू नीचे किया और चटाक का एक थप्पड़ आसिम की मुंह पर जीनत बना था। जिया ने बेयकीनी के आलम में आंखें खोली। सामने फातिह का वजूद पाकर अंदर तक सुकून भर गया। बीवी है मेरी, आइंदा हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। आसिम को वार्न करता हुआ जिया की तरफ मुड़ा और इसका हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जिया ने रक्स से भरपूर निगाहों के साथ अपने मिजाजी खुदा को देखा और बला मज़ाहमत बस फातिह के साथ चल रही थी। दिल में ना जाने कितनी दफ़ा शुक्र अदा किया इसने। वो झलकती आंखों के साथ बस इसे तक रही थी। फातिह ने इसकी तरफ दरवाज़ा खोले से बैठने का इशारा दिया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर संभाली। क्या ज़रूरत थी अकेले आने की, अगर मैं ना आता तो? फातिह ने गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा। जिया आंसू बहाने का शुक्र लगा रही थी। फातिह ने इसकी तरफ देखा। इन झील सी आंखों में आंसू ना जाने क्यों वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। अच्छा अब ये रोना तो बंद करो यार। जैजा गमरू था मगर जिया ने इसमें भी मोहब्बत लाश कर ली थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? इसका तो बंदोबस्त करता हूँ। ये कहते हुए फातिह के मोबाइल निकालो, किसी का फ़ोन बनाने लगा। जिया सब कुछ देख रही थी। ना जाने कितना प्यार आया था इसे इस वक्त फातिह पर। वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जितने पैसे कहो मैं तुम्हें दूंगी, मगर वो हर हालत में मुझे मुर्दा चाहिए। खोलते ही जनाना आवाज़ फोन पर भरी थी। जे तो सी फिक्र ही न करो, एक दफ़ा जो मैंने कह दिया मतलब हो गया। इसने क्लाइंट की हर मुकम्मल तसल्ली की कोशिश की थी। जिया ब्लैकेंड ओढ़े बेड पर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। रात की किसी पर इसकी आंख खुली, सादे का तफाते का वजूद गायब था। कमरे में इधर उधर नजरें कमाई फातिह सोफे पर सो रहा था। ये चादर अपने गेट लपेट कर उठी, सोफे पे पास जाकर जमीन पर इसके करीब बैठ गई और अभी तक फातिह का लम्स अपनी कलाई पर महसूस कर रही थी। न जाने कब मोहब्बत हुई और न जाने कब यह मोहब्बत शिद्दत मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। फातिह जी इसका हाथ थामे जमीन पर बैठी इसे ही देख रही थी। न जाने कौन कहता है मैं बदनसीब हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा लगी है फातिह कि आपके साथ नसीब में मिला है मुझे। आप तो शायद जान भी न पाएंगे कि आप क्या बन गए हैं मेरे लिए। जी मोहब्बत बाश नजर से देख रही थी, फिर उठकर फातिह पर ब्रेगन डाली और वापस बेड पर जाकर सो गई। जी की चीख किचन से सुनने को मिली थी। घर में पर फातिह के अलावा कोई दूसरा मौजूद ही ना था। अब कौन सा नया चांद चढ़ाकर बैठ गई है ये? फातिह सोचते हुए मुतमिन कदम लेते हुए किचन में दाखिल हुआ। क्या हुआ? फातिह चीख कर जिया को किचन के काउंटर पर चढ़ा देखकर अपना केक व मुश्किल कंट्रोल करते हुए बोला, वो इधर चुहा है। जिया ये कहते हुए बच्चों सी मासूम लग रही थी। इसकी बात पर एक की दफा फातिह हंस पड़ा था। आप हंस क्यों रहे हैं? जिया ने हंसती होती हुई कहा, तो और क्या करूं मैडम, चूहे से डर रही हो तुम? इतना मोटा था, आप देखते ना तो आप भी डर जाते। जिया ने काउंटर से उतर कर अपना सांस बहाल करते हुए कहा, चिपकली की तरह की बीवी रखी हुई है मैंने और चूहों से डरो? तौहीन है ये तो मेरी। फातिह ने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। इसकी बात जिया को ठिठकी। जिया कमर पर हाथ रखकर फातिह के सामने आई। एक मिनट क्या कहा? मैं चिपकली हूँ? जिया आंखें छोटी करते हुए हाँ बस। जिस पर फातिह वापसी के लिए मुड़ा और बोला हाँ नहीं तो वापस जाने ही लगा था। जिया बाजू फैलाए फातिह के सामने आई, फिर इसके सीने पर हाथ रखकर बोली, अपनी बात वापस ले। फातिह ने हंसी दबाते हुए इब्रू उछाई, बोला अगर ना लूँ तो? ये कहकर वो जिया को सामने से हटाते हुए आगे बढ़ गया। एवे नहीं लेगा। जिया की शरीर आवाज़ इसके कानों में पड़ी। जिया के पास पानी का जग देखा। जिया के दिमाग की बत्ती जली। इसने पानी का जग लिया। फातिह पीछे को मुड़ा और इसको जिया का कोई रिएक्शन ना देना खटका था। जिया ने पानी का जग फातिह के सर पर डाल दिया। फातिह के 14 तबके रोशन हो गए थे। जिया ये क्या किया? फातिह ने अपने गीले बालों को हिलाते हुए कहा। वो एक्चुअली ना हम तो नज़ारे ले रहे थे। जिया ने नाक के नीचे अपनी उंगली रखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जिया हंसती हुई आगे आगे भाग रही थी और फातिह मुस्कुराहट दबाता इसके पीछे भाग रहा था। अचानक फातिह थक के सोफे पर बैठ के और हाँफ रहा था। जिया इसकी हालत देखती हुई उसकी करीब आई। क्या हो फातिह? जिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अगली ही लम्हे फातिह ने बर्ती से इसकी कलाई पकड़ी और उसे सोफे पर गिरा दिया। जिया फटी फटी आंखों से इसकी कार्रवाई देख रही थी। बहुत ज्यादा बुरे हैं आप? जिया ने सोफे से उठते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमने कभी गुरूर नहीं किया। फातिह ने बड़े मजे से टांग पर टांग जमाते हुए कहा। जिया तो अब वाकई फातिह लग रहा था वो पुराना फातिह। अच्छा मुझे लाहौर जाना है, मेरी पैकिंग कर दो। फातिह ने मोबाइल पर उंगली चलाते हुए कहे,
बंदा प्यार से ही तो कह सकता है खड़ूस कहीं के। जिया मुंह में बढ़ाती हुई इसकी पैकिंग करने के लिए चल दी। फातिह ने गैर इरादी नजर इसकी पश पर डाली। फातिह की हंसी छूट गई। फातिह दोबारा जिया की तरफ माइल हो रहा था। इसके दिल न जाने क्यों इस जिया से मोहब्बत पर राजी कर रहा था, लेकिन दिमाग की सूझबूझ आड़े आ जा जती थी। पैकिंग कर दी। फातिह ने रूम में दाखिल होते हुए पूछा। जिया ने बैग बेड पर रखा हुआ था। हाँ, हो गई है, आप चेंज कर लें, जिया कहती हुई अपनी साइड की ड्रॉ की तरफ चल दी। फातिह वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद वो बात लेकर निकला। शीशे के सामने खड़े होकर इसने अपने बाल बनाए, अपनी शर्ट की अस्तीनें मोड़ने लगा। जिया बड़े अहमक से सारा मंजर देख रही थी। इसके दिमाग में नई शरारत सूझी। वो चलकर फातिह के मुकाबला कर खड़ी हुई। फातिह ने इसे इग्नोर किया। वो अपने दूसरे बाजू की आस्तीन चढ़ा रहा था कि इसने कुछ गलत होता महसूस हुआ। साथ खड़ी अपनी बेगम को देखा तो वो भी ऐसे ही की तरह अपनी कमीज की आस्तीनें चढ़ा रही थी। जी ने ऊपर फातिह की नज़र महसूस की तो बेहतियार सर इसकी तरफ उठा लिया। क्या हुआ? जिया ने बच्चों की सी मासूमियत के साथ कहा। फातिह बोला, मुझे कॉपी कर रही हो? वो बोली, नहीं तो। फातिह बोला, तुम सुधर सकती हो जिया? जिया बोली, आप पुराने फातिह बन सकते हैं। पुराने से आपकी क्या मुराद मोहतरमा? बना दी है कि हर वक्त इस तरह के खड़ूस रहना ज़रूरी है क्या? फातिह किसी बात सुनकर आंखें छोटी करता हुआ 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा। जिया इसके बदलते तेवर देखा। 2 कदम पीछे को खिसकी, लेकिन पीछे जगह खत्म हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी थी। फातिह इसकी मजीद करीब आया, उसके कान के पास आकर बोला, बिल्कुल। इधर जिया की धड़कनें अथर बदल हो रही थी। फातिह पहले तो इसका इतना करीब नहीं आया। जब आया था तो जिया ने नजराना तन एक थप्पड़ रसीद कर दिया था इसे। फातिह को खुद समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहा है। समझ आने पर फौरन पीछे हटा और अपना बैग लेकर तेज तेज कदम लेते हुए बाहर निकले। जिया ने भी सुख का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तुम तो अपने ससुराल आकर बोर ही की हो कि पीछे भी तुम्हारा कोई रहता है। निम्ना इस्लामाबाद अपनी हालगी कर आई थी तो फरहा बेगम ने इसे ताकीद की थी कि वह वापसी पर जिया को अपने साथ लेकर आए। वालेकुम अस्सलाम। आती भठारा खोल लिया ना? जिया इसके गले मिलते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? रिमना जन्नत बेगम के साथ बैठते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ? मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। एक्चुअली मैं जिया को साथ देने आई हूँ। मम्मा और दादा बहुत याद कर रहे थे इसे। पता नहीं कौन सा शहद लगा हुआ है इसे जो सुकून ही नहीं मिलता इसके बगैर। इसकी बात पर जिया ने इसकी पीठ पर मुक्का मारा। जन्नत बेगम इसकी बात पर हंसती। मेरी बच्ची है ही बहुत अच्छी। जन्नत बेगम ने इसके माथे पर बोझ देते हुए कहा। जिया इनकी बात पर छह कोटी। थोड़ी देर मजीद वो सब बातें बैठी रही कि रमना बोली, जिया चलो फिर तैयारी करो, चलते हैं, सीट मैंने बुक करवा ली है। अरे बेटा, खाना तो खा के जाते नहीं आंटी, फिर कभी सही, अब हम चलते हैं। जिया ने अपना बैग तैयार किया और रमना के साथ चल दी। जन्नत बेगम और निमल इसे सी ऑफ करके वापस निमल प्लेस आ चुकी थी। एक डर सा लग रहा था इसे लाहौर जाते हुए। ना जाने किस तरह का डर था, आसिम का डर था या इसके अंदर की औरत इसे किसी गलत वाक़े के रोनमा होने का अंदाजा दे रही थी, मगर वो फिर वक्त हाल को जीना चाह रही थी। मैं क्या करूँ? बिल्किस बेगम से चिपकी थी। फरहा बेगम से सारी हर्ष खत्म हो चुकी थी। वो किसी की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ फातिह का भी यही हाल था। जिसका काम के लिए वो लाहौर आया था, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन याद तो इसे भी जिया की बहुत आ रही थी। इसका दिल हर वक्त इसी की याद पर मजबूर करता था, मगर इसका दिमाग अभी भी इस सब को मोहब्बत करने से इनकारी था। दिमाग और दिल की अजीब जंग जारी थी। यार इमना, आसिम भाई कहाँ हैं? जिया ने को खबरी आई 1 हफ्ते होने को आया था, मगर इसने आसिम को गैर मौजूदगी नोट की थी। हाँ, आसिम भाई कराची चले गए हैं। आते हैं कभी कभी ताई जान से मिले, मगर ज़्यादातर वहीं रहते हैं। ओह अच्छा, चलो हिदायत मिल गई। नहीं कितने खत्ते में कमली करतूत तो वही है, बस थोड़ी सी अकल आ गई है। ताया पर तो सीरियसली बहुत परेशान है इसके रवैयों से। फिर ताई अम्मा के लाड प्यार का नतीजा है। ये इसकी बात पर सदा बढ़ती रहेगी। इसे इस तमाम वक्त के दौरान ये लग रहा था वो कुछ भूल रही है, मगर क्या से याद नहीं आ रहा था। यार थोड़े दिन और रुक जाती, मजा आता। रिमना जिया के 2 हफ्ते बाद ही जाने पर नाराज हो रही थी। अच्छा ना, अभी तो ज़्यादा दिन रुक जाऊंगी। अल्लाह हाफिज नानो। सबको अलविदा कहकर वह ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दी। ड्राइवर इसे बाहिफाजत एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस फेरी जा चुका था। वह बेध्यानी में अपने पर्स में से टिक निकाल रही थी जब अचानक इसका टकराव किसी सख्त वजह से हुआ। इसने नजरें उठाकर देखा तो इसका गला खुश्क हो गया। आप? वो बमुश्किल थूक निगलती हुई बोली, बिल्कुल, मैं लाहौर आई हूँ और मुझसे मिले बगैर चली जाओगी? ऐसे कैसे हो सकते हैं जिया? इसने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। देखिए, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाने दे, मैं लेट हो रही हूँ। आसिम भाई, हाँ, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? आसिम ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा और अपने साथ घसीटता हुआ इसे पार्किंग तक ले आया। मगरिब का वक्त था, अंधेरा छाने लगा था। इसने चीखने की कोशिश की तो आसिम ने अपनी जैकेट थोड़ी सी साइड पर लाते हुए अपनी जेब की पकड़ मौजूद मैगजीन इसे दिखाई। जिया को अपनी आंखों के सामने अंधेरा था महसूस हुआ।